गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास का एक नए टॉपिक मगध साम्राज्य। ये मगध साम्राज्य जो अखंड भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत होती है। इस मगध साम्राज्य से एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो इतिहास में सर्वप्रथम एक श्रेष्ठ साम्राज्य के रूप में ख्याति प्राप्त किया। चलिए, मगध को हम जानते हैं। मगध कहाँ पड़ता है और मगध ही क्यों ऐसा क्षेत्र था जहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। महाजनपद 16 थे, लेकिन ये महाजनपद मगध जो था बहुत आगे निकल गया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। चलिए, इसके पीछे कहानी क्या है जानते हैं। मगध जो आज बिहार में पड़ता है और इसका तत्कालिक प्रदेश है वो पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र आता है। मगध जो बिहार में पड़ता है, ये देखिए मैप में दिखाए हैं। मगध जो उत्तर में गंगा, सोन, सरयू, गंडक, घाघरा आदि नदियों से घिरा हुआ है, जहाँ उपयुक्त दोमट मिट्टी पाई जाती है। इसका भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि कृषि यहाँ अच्छी होती है, पैदावार अच्छे होते हैं। हथियार उस समय लोहे की खोज हो चुकी थी और यहाँ हथियार बनाए जाते थे। और ये भौगोलिक कारण है, ताकि ये देखिए भौगोलिक कारण में ये सोन, गंगा, गंडक, सरयू, घाघरा आदि नदियों से घिरा हुआ था और यहाँ वर्षा अच्छी होती थी, फसल के पैदावार अच्छी होते थे। तो यहाँ के लोग सोचे कि यहाँ बसने के बाद हम लोग की पेशा और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो ये मगध साम्राज्य का एक कारण था, उद्भव होने का कारण था, विशाल साम्राज्य बनने का कारण था। दूसरा था धीरे धीरे मतलब ऋग वैदिक के बाद, उत्तर वैदिक काल के बाद लोहे का खोज हो चुका था और ये राजगीर जो है लोहा तांबा इत्यादि के लिए फेमस था और यहाँ हथियार बनाए जाते थे। और ये यहाँ हथियार बनाए जाते थे जिससे यहाँ युद्ध के लिए रणनीति का एक तरीका था, जिससे मगध को उत्कर्ष होने में सहायता मिला। मतलब लोहे का हथियार बनाया जाता था और ये संपूर्ण क्षेत्र जो है हथियार बनाने का एक क्षेत्रफल हो गया था, क्षेत्र हो गया था। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है सांस्कृतिक कारण। यहाँ सांस्कृतिक मतलब आर्य और अनार्य दोनों आकर बस गए थे। बौद्ध और जैन दोनों धर्म आकर बस गए थे। लोग यहाँ अपना जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करते थे और ये क्षेत्र ऐसा था कि यहाँ सभी लोग आकर अपने स्थितियों को देखे थे। मतलब ये सांस्कृतिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण से ये उद्भव के कारण बना था। चलिए, हम लोग इसको अच्छे तरह से देखते हैं क्या क्या इनका उद्भव होने का कारण था। चलिए, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका भौगोलिक कारण देखते हैं। तो तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, यहाँ उपजाऊ क्षेत्र था और पर्याप्त वर्षा होती थी। अब स्थिति ऐसा था कि ये इस तरह मतलब अब स्थिति ऐसा था कि यहाँ शत्रु भी आक्रमण नहीं करते थे। और ये राजगीर जो पहला शासक था वो राजगीर स्थापना किए थे अपने राजधानी, तो वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और वो अभेद था, दुश्मन वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। ये भी एक कारण था। तो भौगोलिक कारण हुआ। भौगोलिक कारण में तीनों तरफ नदियों से घिरा हुआ था, वो पाटलिपुत्र है। और दूसरा पर्याप्त वर्षा होती थी, उपजाऊ क्षेत्र था, अब स्थिति अच्छी थी, मतलब वहाँ शत्रु नहीं पहुँच पाते थे। ये भौगोलिक कारण था। दूसरा आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में मगध क्यों संपन्न क्यों हुआ? तो सबसे पहला लोहे एवं तांबे के विशाल भंडार थे। राजगीर में लोहे एवं तांबे का विशाल भंडार थे। उसके बाद बड़ी आबादी थी, यहाँ लोग आकर बसे थे, बड़ी आबादी थी। हड़प्पा सभ्यता, ऋग वैदिक सभ्यता के बाद एक सभ्यता धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ा और वो पूर्व की ओर बढ़ा और बिहार की तरफ लोग आकर बसे। तो ये बड़ी आबादी थी। कृषि भी यहाँ अच्छी खासी होती थी और खनन के लिए उपयुक्त कंडीशन था। और चौथा नगर निर्माण। यहाँ नगर एक अच्छी थी, नगर का विकास अच्छा हुआ था और यहाँ सेना की व्यवस्था थी, सेना भी यहाँ बहाल होते थे। तो ये कंडीशन आर्थिक कारण है। तीसरा सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक मतलब पहले ही बताया कि ऋग वैदिक के बाद, उत्तर वैदिक के बाद आर्य और अनार्य यहाँ आकर बसे। आर्य लोग भी आए, अनार्य लोग जो आर्य नहीं जानते थे, मतलब आर्य लोग नहीं थे, वो गैर आर्य भी कहलाए, यहाँ आकर बस गए थे। लोगों का मिश्रण था, आर्य और अनार्य का यहाँ मिश्रण था। बौद्ध और जैन,
बौद्ध और जैन धर्म का भी उद्भव हुआ। जैसा कि हम लोग बताए हैं 62 सांप्रदायिक धर्म का उदय हुआ, लेकिन 2 महत्वपूर्ण धर्म है जिसका हम लोग जानते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। तो 62 सांप्रदायिक धर्म के बाद 2 धर्म यहाँ उद्भव हुआ और दोनों धर्म का शासक यहाँ प्रश्रय ये थे, दोनों धर्मों के लोग यहाँ रहते थे। दोनों धर्म में पहला तो जो था बिंबिसार बौद्ध धर्म का थे, तो अजातशत्रु जैन धर्म का थे, तो उदयन जैन धर्म का थे। इस तरह यहाँ दोनों धर्म का वृद्धि हुआ, दोनों धर्म का विकास हुआ। तो मगध ही एक ऐसा क्षेत्र था, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ और ये उत्कर्ष के कारण मिला। उसके बाद चौथा कारण राजनीतिक कारण हुए। राजनीतिक कारण में मजबूत अस्थाई सेना थी, मजबूत अस्थाई सेना था, अस्थाई सेना भी थी, लोहे की उपलब्धता थी, बड़ी संख्या में हाथियों का यहाँ उपलब्ध थे। लगभग कहा जाता है कि 6000 हाथी थे, जो युद्ध के लिए एक बड़ी कंडीशन है कि 6000 हाथी बहुत होता है और युद्ध अच्छे से कर लेता था। तो ये मगध के उत्कर्ष होने का कारण था कि मगध एक साम्राज्य के रूप में उद्भव हुआ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मगध के बाद इनका स्रोत कैसे है, स्रोत कहाँ कहाँ कैसे, ये जानते हैं कि मगध ही एक ऐसा क्षेत्र था जो विशाल स्थिति उत्पन्न हुई, यहाँ विशाल सम्राट बना। तो ये कहानी यहाँ से कैसे हम लोग इसका प्रमाण क्या है, तो हम लोग वेदों में प्रमाण जानते हैं सॉरी ऋग्वेद में इसको कीकट बोला जाता था। कीकट मतलब किराट बोला जाता था, ऋग्वेद में कीकट बोला जाता था। ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य को क्या बोला जाता था, तो कीकट बोला जाता था। यजुर्वेद में मगध में रहने वाले एक भाटो जनजाति का उल्लेख है। भाटो, याद रखिएगा, भाटो जनजाति का उल्लेख है, भाटो। अथर्ववेद में बिहार को क्या बोला जाता है, मगध को क्या बोला जाता है, बीमारी मगध बोला जाता था। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि अथर्ववेद में जादू टोना का प्रभाव था, उसी के लेके इसको क्या बोला जाता था, मगध को बीमारी मगध बोला जाता था। ये 3 कंडीशन है, वेदों में प्रमाण मिला है मगध के बारे में। अब देखिए मगध ये बिहार का क्षेत्र है। मगध, उसमें मगध में पड़ता है गिरिवराज जिसको राजगीर बोलते हैं, और दूसरा पाटलिपुत्र का क्षेत्र पढ़ना है। उसका मगध पर शासन करने वाले प्रमुख शासन, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पुराना शासक, सबसे पहले मगध में एक पुराना शासक हुआ करते थे, बृहद्रथ नाम था, और बृहद्रथ वंश की स्थापना किए थे वो जरासंध। बृहद्रथ के पुत्र कौन थे, जरासंध। महाभारत और पुराणों में कहानी मिलता है इनका कि बृहद्रथ के पुत्र कौन थे, बृहद्रथ एक वंश था, बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ थे सॉरी। तो बृहद्रथ वंश थे, उनका संस्थापक कौन था, तो बृहद्रथ थे। इन्हीं के पुत्र थे जरासंध। जरासंध महाभारत की लड़ाई में सुने होंगे कि कृष्ण के निर्देश पे, कृष्ण के इशारे पे भीम ने जरासंध की हत्या कर दी थी। तो यही बृहद्रथ वंश, मगध में सबसे पुराने जो वंश था वो बृहद्रथ था, और बृहद्रथ वंश की स्थापना कौन किए थे, बृहद्रथ किए थे, और जिनकी हत्या कौन किए थे, तो भीम किए थे। किसके इशारे पर किए थे, कृष्ण। तो ये महाभारत की कहानी से हम लोग जानते हैं। चलिए बृहद्रथ का यहीं समाप्त होता है। बृहद्रथ के सबसे प्रतापी राजा, ध्यान रखना है, जरासंध थे। बस इतना ही बृहद्रथ के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं मगध में। मगध में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, इसकी शुरुआत किए थे हर्यक वंश। हर्यक एक वंश था, उसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक बोला जाता है। हर्यक वंश, बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, और ये अपने साम्राज्यवादी विचारधारा के नाम से, मतलब साम्राज्यवादी विचारधारा के रूप में पहचाने जाते हैं। ये अपने साम्राज्य को बहुत अधिक विस्तार किए। सबसे पहले इनका विस्तार के रूप में जानते हैं अंग। अंग जो आज भागलपुर का क्षेत्र है, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है, इन्होंने अंग को सबसे पहले जीता। अंग में शासक कौन था, तो ब्रह्मदत्त एक शासक थे, उनको हरा कर बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। चलिए देखते हैं मगध में कहाँ था, तो बिहार था। तो मगध, मगध देखिए यहाँ मगध है, इसके पीछे भागलपुर, और भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र अंग था, तो मगध में ये भी अंग मिला लिए। कौन मिलाए, तो बिंबिसार मिला लिए। बिंबिसार सबसे पहले, यही इनका इम्पोर्टेंट रोल है कि अंग को सबसे पहले मिलाए मगध में, और इसका शासक कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे सॉरी। उसके बाद ये राजगीर को निर्माण करवाए थे, और राजधानी गिरिब्रज, राजगीर में यहाँ गिरिब्रज को राजधानी बनाए थे। तो पहला अंग मिलाए, दूसरा राजगीर बनवाए। उसके बाद तीसरा बुद्ध की सेवा में, बुद्ध की सेवा करने के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजे थे। बुद्ध की सेवा में, मतलब बौद्ध धर्म के जो बुद्ध थे उनकी सेवा में राजवैद्य
अपने राजवैद्य बिम्बिसार का राजवैद्य जो थे जीवक, उनको भेजे थे, बुद्ध की सेवा शुश्रूषा में भेजे थे। उसके बाद और एक अवंती है जो मध्य प्रदेश में है, तो अवंती के शासक प्रदोत थे, वो पीलिया रोग से ग्रसित थे, तो उनके भी सेवा शुश्रूषा के लिए बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजे थे। ये है इनके बारे में। उसके बाद ये इनका दोस्ती का हाथ बढ़ाए थे प्रसेनजीत से। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ये साम्राज्यवादी थे, विस्तारवादी थे। तो विस्तार कैसे किए, तो ये शादी विवाह करके भी विस्तार किए। सबसे पहला इनका 3 शादी हुआ था। सबसे पहला विवाह कौशल नरेश, कौशल श्रीवस्ती में पड़ता है, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी किए थे। पहला शादी इनका महाकोशला से हुआ था। महाकोशला से शादी होने के बाद कौशल, जो कौशल क्षेत्र था, श्रीवस्ती राजधानी थी, वो इनको मिल गया था। दूसरी शादी किससे हुआ, तो वैशाली की चेटक की पुत्री, वैशाली के मतलब वैशाली के शासक दो थे चेटक चेटक की पुत्री चेलना थी, उनका विवाह भी बिम्बिसार से हुआ और इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र कौन थे, अजातशत्रु, जो बाद में इन मतलब दूसरा शासक बने। तो पूछता है कि अजातशत्रु की माता का क्या नाम था, तो चेलना थी, ये दूसरी पत्नी थी। तीसरे विस्तार किए मध्य देश, जो आज मध्य देश किसको बोलते हैं, जो आज पंजाब में है, और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। तीसरे बिम्बिसार का तीसरा शादी किनसे हुआ, तो मध्य देश जो आज पंजाब में पड़ता है, और इसके राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो इनका वैवाहिक संबंध था साम्राज्यवादी तरीके से, ये अपने विस्तार मतलब साम्राज्य को विस्तार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिम्बिसार के हत्या के बाद मतलब इनके पुत्र अजातशत्रु थे, जो बिम्बिसार के हत्या कर दिए और गद्दी पर बैठे। बिम्बिसार के हत्या के बाद गद्दी पर कौन बैठे, अजातशत्रु बैठे। इनको पितृहंता बोला जाता है, पिता के हत्या करके बैठे थे, इसलिए पितृहंत्या बोला जाता है, पितृहंता। और ये कुनिक कहलाए थे, कुनिक बोला जाता था, और श्रेणिक में बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु अपने संपूर्ण शासनकाल में आक्रामक नीति अपनाए थे, और कहा जाता है कि ये वैशाली बज्जी को जीते थे। वैशाली को जीते थे ये कौन, अजातशत्रु। कैसे जीते थे, तो वैशाली को जीते थे। वैशाली विदेह में क्या था, विदेह में मतलब वैशाली में ये इनका एक मंत्री था बर्षकार, सैनिक या मंत्री बोल सकते हैं। बर्षकार जो था उनको वैशाली को तोड़कर, मतलब कूटनीति तरीका से वैशाली को ऐसे जीत नहीं सकते थे, तो कूटनीति तरीका से वैशाली को तोड़ दिए और ये वैशाली को मिला लिए थे अपने राज्य में बर्षकार की सहायता से। बर्षकार एक सेना नायक था। और ये अजातशत्रु जो थे, अजातशत्रु इनके पास रथ चलाने के लिए मतलब युद्ध के लिए दो हथियार यूज करते थे। वो रथ मूसल एक कला था और एक महाशिलाकंटक, ये पत्थर फेंकने का हथियार था। ये ध्यान रखिएगा, रथ मूसल और महाशिलाकंटक ये 2 हथियार थे जो अजातशत्रु यूज किए थे युद्ध में। तो फिर से अजातशत्रु किसको मिलाए थे, तो अजातशत्रु मिलाए थे सबसे पहला वैशाली को, जो कूटनीति तरीका से मिलाए थे। दूसरा ये इनको श्रेणिक बोला जाता था और पितृहंता बोला जाता था। और ये प्रसेनजीत से ये कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध किया, लेकिन युद्ध में न हार हुई न जीत, तो एक संधि करना पड़ा और प्रसेनजीत ने अपने पुत्री वजीरा से अजातशत्रु को शादी करवा दिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वैशाली तो जीते थे, और ये प्रसेनजीत कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री जो थी वजीरा, उनका शादी किनसे हुआ था, तो अजातशत्रु से हुआ था। और अवंती बोला जाता है, अवंती कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। अवंती एक ऐसा शासक था, वो सोच रहा था कि हम लोग मगध पर आक्रमण करेंगे, लेकिन मगध जो राजगीर है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वो अवंती जिंदगी भर मतलब पूरे अपने जीवन भर आक्रमण नहीं कर सका। कहाँ, गिरिराज राजगीर पे। तो ये सुरक्षित रह गए अजातशत्रु। कहा जाता है कि अवंती जो है जिंदगी मतलब जीवन भर में कभी आक्रमण नहीं कर पाया था गिरिराज पर। चलिए इनके बाद हम लोग अजातशत्रु के बाद हम लोग जानते हैं तीसरा शासक कौन हुए, तो अजातशत्रु के हत्या करके कौन बने, उदयन जो पटना के स्थापना किए थे और पाटलिपुत्र राजगीर से राजधानी ट्रांसफ़र करवाए थे। कहाँ, तो पाटलिपुत्र जो आज पटना है। पहले इसको कुसुमपुर के नाम से जानते थे, कुसुमपुर पटना। तो ये राजधानी ट्रांसफ़र पटना कौन करवाए थे, तो पटना राजधानी कौन करवाए थे ट्रांसफ़र, तो उदयन। और उदयन संस्थापक, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, तो उदयन कौन धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म का।
इनका ईस्वी कितना है तो 461 से 444 ईसा पूर्व तक ये शासन किए थे। ये भी अजात शत्रु के हत्या करके किए थे। तो ऐसा देखा गया कि पिता को हत्या करके शासक लोग बन रहे थे, तो इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। ये है कहानी हर्यक वंश का। उसके बाद इनका मतलब उदयन के बाद एक शासक हुए। उदयन के बाद शासक हुए कौन? उदयन के बाद शासक हुए, इनके 3 पुत्र थे। तो उदय के बाद शासक हुए नागदशक। नागदशक अंतिम शासक हुए। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुए? तो उदयन का पुत्र नागदशक हुए अंतिम शासक। और कहा जाता है कि जब ये पिता का हत्या करके सब लोग बैठ रहे थे, तो नागदशक ने सोचा हम लोग पुत्र को नहीं बैठाएं, तो इन्होंने एक बनारस के राजपाल था, कौन था वो? शिशुनाग। इनको ये राजगद्दी पर बैठाता है, राजपाल था। तो शिशुनाग जो बनारस का राजपाल था, शिशुनाग ने नागदशा को अपदस्थ करके हटा के एक शासक बन गया, वो शिशुनाग। और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। सॉरी, शिशुनाग। चलिए हम लोग एक नए वंश की शुरुआत करते हैं। हर्यक के बाद स्टार्ट हुआ शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश को हम देखते हैं अच्छे तरीके से। शिशुनाग वंश, शिशुनाग जो हर्यक वंश के बाद स्थापना हुआ शिशुनाग वंश का। शिशुनाग जो 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक इसका शासक था। शिशुनाग जो क्या था? नागदशा का राजपाल था, नागदशा का राजपाल था, वही स्थापना करवाए थे शिशुनाग। शिशुनाग जो व्यक्ति का नाम है, और शिशुनाग वंश की स्थापना किए थे। और ये कहाँ था? इनकी राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी वैशाली था, वैशाली। और वैशाली इन्होंने अपनी राजधानी बनवाई थी। सबसे पहले ध्यान रखना, बिंबिसार का राजधानी कहाँ था? तो गिरिब्रज था। उसके बाद उदयन का राजधानी पाटलिपुत्र हुआ। पाटलिपुत्र उदयन के बाद जब ये बने, शिशुनाग बने, तो इनका राजधानी कहाँ हो गया? वैशाली हो गया, वैशाली। इसके बाद हम लोग जानते हैं शिशुनाग वंश के बाद संस्थापक कौन आए? तो शिशुनाग वंश का इनके पुत्र एक थे। शिशुनाग का एक पुत्र था कालाशोक, जिनको काकवर्ण, पुराणों में काकवर्ण बोला जाता है। ये 395 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र में स्थापना किए। मतलब पुनः ये जब काकवर्ण, जिसको कालाशोक बोलते हैं, ये जब शासक बने, मतलब शिशुनाग वंश के पुत्र थे कौन? काकवर्ण। इसको क्या बोला जाता है? कालाशोक बोला जाता है। ये जब शासक बने तो पुनः वैशाली से कहाँ लेकर चले आए? राजधानी पाटलिपुत्र ही लेके चले आए, जहाँ द्वितीय बौद्ध संगति हुई। द्वितीय बौद्ध संगति का कहने का मतलब क्या है? कालाशोक ने ही द्वितीय बौद्ध संगति करवाए थे। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ये ध्यान रखना है। उसके बाद कालाशोक के खत्म होते के मतलब कालाशोक की मृत्यु के बाद एक नए वंश की स्थापना होती है। वो वंश कहलाता है नंद वंश। नंद वंश भी एक महान साम्राज्य स्थापित किया था। नंद वंश बोला जाता है नंदों का शासक था। नंद का शासक, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महानंद पंत थे। महापदनंद, मतलब महापदनंद थे, जो कौन था? नंद वंश के संस्थापक थे। महापदनंद को के बारे में ऐसा बोला जाता है कि एक ऐसा साम्राज्य थे, अभी तक जो क्षत्रिय थे वही शासन कर रहे थे, लेकिन ये एक ऐसा शासक थे जो जाति से क्या थे? शूद्र थे। मतलब शूद्र शासक बने। पहला शूद्र शासक कौन बने? महापदनंद बने। वो नंद वंश की स्थापना किए। उनको क्या बोला जाता है? सर्व क्षेत्रांतक बोला जाता है। मतलब सभी क्षत्रियों को हराने वाला कौन है? तो महापदनंद है, महापदनंद। और ये महापदनंद के बारे में बोला जाता है कि कलिंग, उड़ीसा में भी ये विजय प्राप्त किए थे, और उड़ीसा में एक नहर खुदवाए थे। देखिए नहर का फिगर बना दिया है। महापदनंद है वो उड़ीसा में एक नहर खुदवाए थे। और महापदनंद कलिंग से एक जिनसेन की प्रतिमा थी, कलिंग में जिनसेन नाम के एक प्रतिमा थे, उसको उठाकर ये ले आए थे। महापदनंद के बारे में बोला जाता है। चलिए महापदनंद के बारे में, नंद वंश का स्थापना कब हुआ था? 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक। नंद वंश के बारे में इतना ही पढ़ना है। उसके बाद नंद वंश का एक और, नंद वंश का मतलब महापदनंद के बारे में इतना ही पढ़ना। उसके बाद इनके पुत्र थे, इनके पुत्र महापदनंद। बहुत से पुत्र थे, लेकिन महापदनंद के पुत्र एक थे धनानंद। धनानंद जो एक क्रूर शासक था, पाटलिपुत्रा पर राज करते थे, ऐश मौज की जिंदगी जीते थे, तो वो है धनानंद। धनानंद को हम लोग जानते हैं, ये काल जो था इनको अग्रमीज बोला जाता है। धनानंद को और किस नाम से जाना जाता है? अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। तो धनानंद ने पाटलिपुत्रा में शासन कर रहे थे, और वही एक ब्राह्मण, पाटलिपुत्र के ब्राह्मण, जिनको चाणक्य बोला जाता है, कौटिल्य बोला जाता है, इनके अपमान कर दिए थे। तो कौटिल्य ने ये मान लिए थे कि कौटिल्य ने ये प्रण कर लिए थे कि हम मगध पर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करेंगे जो आपको मतलब
धनानंद को क्या करेंगे, सर्वनाश करेगा। तभी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता लेकर ये मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करवाए। तभी से धनानंद का अंत हो जाता है, धनानंद की मृत्यु हो जाती है। जिनका मृत्यु कौन करता है, मृत्यु हत्या कौन करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। इसके बाद मगध पर एक नए सम्राट का उदय होता है, वो है मौर्य साम्राज्य। चलिए, इसके हर्यक वंश का इतना ही पढ़ना हर्यक वंश चैप्टर में। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं 2 मिनट में रिव्यू कि क्या है। सबसे पहले हम लोग मगध के बारे में जानते हैं कि मगध एक उत्कृष्ट क्षेत्र था। 16 महाजनपद थे, उसमें मगध सबसे आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि ये सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक दृष्टि से सबसे आगे था। इसका तुलना कोई महाजनपद नहीं किया था। ये 4 दृष्टि से, मतलब भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये सभी दृष्टि से सबसे आगे था। ये गंगा जमुना जो पाटलिपुत्र था, जो गंगा और गंडक से घिरा हुआ था, और ये कृषि क्षेत्र से भी संपन्न थे। यहाँ हथियार बनाए जाते थे, लोहे का प्रचुरता थी, इस कारण से ये सर्वाधिक उपयुक्त हुआ। और ये क्षेत्र अत्यधिक क्या कहलाए, उपयुक्त कहलाए, ताकि यहाँ एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई। तो हम लोग मगध से आगे बढ़ते हैं। मगध में ये 4 सांस्कृतिक कारण थे मगध के उत्कर्ष का। इसमें एक सबसे पुराने राजवंश की स्थापना होती है, जिसका नाम बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ की स्थापना कौन किए थे? बृहद्रथ वंश की स्थापना तो बृहद्रथ किए थे। बृहद्रथ कौन थे? तो बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध, जिसको महाभारत में कृष्ण ने के इशारे पर भीम ने हत्या कर दिए थे। तो ये बृहद्रथ वंश की स्थापना कौन किए थे? बृहद्रथ। इसके बाद बृहद्रथ का जब मगध में अंतिम अंत होता है, तो उसके बाद हर्यक वंश की स्थापना होती है। हर्यक वंश का शासक कौन था? तो इसका संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार कौन धर्म का अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। ये एक विशाल साम्राज्य की स्थापना, मगध को एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करवाए, और ये उन्होंने विस्तारवादी की नीति अपनाई। विवाह से करवाए, युद्ध से करवाए, इन्होंने अंग को भी मिला लिए थे। और पूरे पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार का क्षेत्र को ये लोग मगध में मिला लिए थे। बिंबिसार की कहानी है इतना। उसके बाद बिंबिसार के बाद आगे हम बात करते हैं उदयन। बिंबिसार के बाद बात करते हैं अजातशत्रु। बिंबिसार के हत्या इनके पुत्र ने कर दिया, ये अजातशत्रु भी गद्दी पर बैठे, तो ये भी अपना आक्रामक नीति अपनाई। इन्होंने भी हथियार का प्रयोग, रथ, मूसल और महाशिलाकंटक 2 रथ का उपयोग करते हैं, और ये भी अपने क्षेत्र को, अपने मतलब इलाके को प्रसार करते हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ाते हैं। और प्रसेंजित की पुत्री बजीरा से शादी करते हैं और कौशल को भी मिला लेते हैं। ये हुआ इनका अजातशत्रु की कहानी। उसके बाद हम लोग आते हैं 3rd में उदयन भी थे, जो बिंबिसार के बाद कौन आए? अजातशत्रु आए। तो अजातशत्रु के हत्या करके कौन बने? उदयन शासन बने। उदयन जो शासक बने, वो पाटलिपुत्र को अपने राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र की एक स्थापना की और उसी को राजधानी बना लिया। पाटलिपुत्र को कौन बनवाए थे? पाटलिपुत्र को कौन बनाए थे? तो उदयन, एक शासक हुआ हर्यक वंश का, वो स्थापना करवाए थे और इसी में राजधानी बना लिए थे पाटलिपुत्र को। इसको पुराने ज़माने में क्या बोला जाता था? कुसुमपुर बोला जाता था, ध्यान रखिएगा। ये हुआ हर्यक वंश। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो उदयन के पुत्र कौन थे? नागदशक। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक थे। उसके बाद हम लोग हर्यक वंश की समाप्ति के बाद हम लोग जानते हैं नंद वंश की स्थापना कौन किए थे? नंद वंश के पहले एक था शिशुनाग वंश, सॉरी। इसके हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश की स्थापना कौन किए थे? तो शिशुनाग किए थे। ये कौन थे? तो बनारस के राज्यपाल थे, वो नागदशक का अमात्य थे। इन्हीं को ये अमात्य बनाए थे। तो ये शिशुनाग ने स्थापना कर दिए कौन वंश? एक शिशुनाग वंश की स्थापना की है। किनको? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को अपदस्थ करके, मतलब हटाकर। तो ये हुआ शिशुनाग वंश ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। उसके बाद इनके पुत्र आए, उनको कालाशोक बोलते हैं, काकवर्ण बोला जाता है। ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी इनकी, ये पाटलिपुत्र में ही ये अपना राजधानी बनाए थे, काकवर्ण। इसके बाद हम लोग शिशुनाग वंश का जब अंत होता है तो हम लोग नंद वंश, हर्यक वंश में अंतिम शासक कौन थे? तो नंद वंश हम लोग पढ़ते हैं। नंद वंश की स्थापना कौन किए थे? तो महापद नंद किए थे। ये क्षेत्रांतक कहलाते, क्षेत्रियों को हराने वाले कहलाते थे। और ये
महापद्मनंद एक शूद्र शासक थे। अभी तक क्षेत्रीय शासक करते आ रहे थे, ये शूद्र मतलब जाति में शूद्र थे। ऋग वैदिक में 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये शूद्र सबसे नीच कुल के शासक बने महापद्मनंद। और इसके बाद महापद्मनंद के बाद इनके पुत्र एक हैं धनानंद। धनानंद जो क्रूर शासक था, पाटलिपुत्र में शासन करते थे। तो धनानंद कौन थे? नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे कौन हराए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र के एक महान सम्राट का उदय हुआ जो चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। और ये किनके मदद से इनको अपदस्थ कर दिया, मार डाले थे? तो चाणक्य, कौटिल्य के मदद से इनको हरा देते हैं। इस तरह मगध पर एक नए वंश का उदय हुआ, वो है मौर्य साम्राज्य। तो इतना ही आज के लिए मगध साम्राज्य का इतना कहानी हम लोग जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल के बारे में। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।